हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवर्धन तनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम लोग चला रहे थे आपकी कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ना, मैंने उस पर आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। तो अगर भैया आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो यार फटाफट से यार आई टेप पर जाकर के या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा यार, वहाँ पर जाकर के ना पुराने वीडियोस को बारी बारी से देख करके आइएगा, तब इस लेक्चर को आप लोग अटेंड करेगा, है ना। अदरवाइज आपके थोड़ा सा कम कर ले पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पुराने कुछ लेक्चर्स में हम कुछ कंसेप्ट को सीख चुके हैं, अब हम सीधे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा आज के वीडियो में। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए और पूरी शिद्दत के साथ चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए भैया, और भैया आज की जो थोड़ी सी असुविधा है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हमारा जो सेटअप है पूरा ओपन है, हवा जो क्या बहुत तेज़ चल रही है, जो ट्राइपॉड है वो बार बार गिर जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी व्यवस्था बनाई है। जो बोर्ड सही से थोड़ा सा आ नहीं पा रहा है, ऊपर का थोड़ा सा शो हो रहा है और साइड से भी सही से सेट नहीं हो पाया है। लेकिन टेंशन मत लीजिए यार, आपको ओनली पढ़ाई करनी है, क्या आपको बोर्ड का सिस्टम थोड़ी देखना है ना, हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने आंसर्स चेक करना है, ठीक है। देखिए भैया क्या करते हैं, देखिए भैया हम लोग आपकी बुक की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आपकी बुक का यह पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। If fz is an analytic function in a domain D, and if r of fz or I of fz is constant in D, so that fz is constant in D। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन, दोबारा पढ़ते देखिए क्या लिखा है, हिंदी समझो। इफ़ fz in an analytic function, भैया आपका fz गिवन है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, किसी डोमेन D में। आगे कह रहा है इफ रियल पार्ट, आर एफ का मतलब होता है रियल पार्ट, और लगा है बीच में या आई एफ यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर आपका कांस्टेंट कर दिया जाए डी के अंदर है, तो हमें ये बताना है कि क्या आपका एफ जेड भी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो प्यार से देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देखते हैं ना। गिवन दैट हमें दिया क्या, देखो हमें ये दिया है कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब देखो भैया मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। देखिए ऐसा फंक्शन भैया जो आपकी सी आर कंडीशन को होल्ड करता है और भैया वो कंटिन्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया एनालिटिक फंक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई, मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एफ जेड का आपको कोई एनालिटिक फंक्शन है, और हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, हमसे सिद्ध ये करवा रहा है भैया कि क्या सिद्ध करवा रहा है, अगर हम इस एफ जेड का या तो रियल पार्ट उठा लें या इमेजिनरी पार्ट उठा लें, वो मैं कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, मैं क्या उठा लूँ, देखो मैं उठा लूँ उसका रियल पार्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं भैया एफ जेड बराबर, हम जानते हैं यू प्लस आयोटा वी, सब बात जीवा जानते हो, ठीक है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। इसको हम कहते हैं एफ जेड बराबर होता है आपका यू प्लस आयोटा वी, इसको मैं कहता हूँ रियल पार्ट, इसको मैं कहता हूँ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जैसा हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है भैया या तो भैया आपका रियल पार्ट हो, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड भैया आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है भैया, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रियल पार्ट को कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे u बराबर आपका रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है, तो भैया इसको मैं कांस्टेंट के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, कांस्टेंट कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि u बराबर आपका कांस्टेंट मैंने मान लिया c1 है। अब यहीं पर रुक जाओ, हमें दिया है कि एफ जेड आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है, यानी कि भैया इसमें सी आर कंडीशन एब्सोल्युटली होल्ड हो रही है। जो को बात पल्ले पड़ रही है, इसमें भैया सी आर कंडीशन आपकी एब्सोल्युटली होल्ड हो रही है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू है और सी आर कंडीशन कैसे शो कराते हैं हम पुराने लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो फटाफट से इसका मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स आपका आएगा 0, और डेल यू ओवर डेल वाई कितना आएगा भैया, वो भी आएगा आपका क्या, 0, ठीक है। अब देखो जब इसमें सी आर कंडीशन होल्ड कर रही है, तो यानी कि एक बात आपको पल्ले पड़ती है, सी आर कंडीशन क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई। अभी खुद मुझसे कहोगे अरे कान यार ऐसे करके जो पकड़ना है, बस काम खत्म, ठीक है। और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, इतनी बात पल्ले पड़ती है। हमें उसने खुद कहा है कि एफ जेड एनालिटिक है, तो ये बात मस्त है भैया कि उसमें सी आर कंडीशन भी होल्ड करेगी, यानी कि ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है।
ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो डेल यू ओवर डेल एक्स, अब इसका यूज करना है। देखो इसका यूज कैसे होगा, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल एक्स क्या है, जीरो है। तो भैया जी जब बराबर है, जब ये फंक्शन एनालिटिक है, जिस चीज में होल्ड कर रही है, तो ये बात यहाँ पे सत्य होगी। तो भैया डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो डेल वी ओवर डेल वाई भी कितना आया, जीरो आया। कितना आया, जीरो आया। और जब डेल वी ओवर डेल वाई जीरो आया, तो भैया जे भी तो सत्य होगा, डेल यू ओवर डेल वाई भी जीरो है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते भैया जीरो आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, कि भैया डेल वी ओवर डेल एक्स भी क्या है, जीरो है। यानी कि सारी चीजें जीरो करके आ गई, सारी चीजें जीरो आ गई, ठीक है। यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई बराबर डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, सब कुछ कैसा आ गया, जीरो आ गया। कैसा आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ ये करना है कि भैया जो फंक्शन होता है ना आपका एफ जेड, वो भी कांस्टेंट होगा। हमने इसमें किया कुछ नहीं है, हमने देखो क्या किया है, हमने फंक्शन का या तो रियल पार्ट उठा लेते या इमेजिनरी उठा लेते। हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर रियल पार्ट उठा लिया, तो भैया मैंने वो कांस्टेंट मान लिया। फिर हमें दिया हुआ है भैया एफ जेड हमारा एनालिटिक है, तो लो भैया मैंने एनालिटिक वाली कंडीशन शो करा दी। ये चीज़ हमें ऑलरेडी दी हुई थी, यहाँ मैंने रखा, तो भैया सारी वैल्यू जीरो आ गई। सारी वैल्यू कैसी आ गई, जीरो आ गई। भैया मैं आपको बढ़िया जोरदार फीलिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। हम ये प्रूफ करेंगे कि फंक्शन भी हमारा कांस्टेंट होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। अब देखो फंक्शन बनता किस किस से मिलकर है, फंक्शन बनता है हमारा u प्लस आई वी से मिलकर के। हमने u को ऑलरेडी कांस्टेंट माना हुआ है, क्या माना हुआ है, कांस्टेंट यहाँ पे माना हुआ है, यानी कि u तो कांस्टेंट हो ही गया। अब देखो ये स्टडीज जो हमने CR इक्वेशन लगाई है ना, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भैया v भी कांस्टेंट है। बताऊं क्यों सिद्ध हो रहा है, अरे बताऊं क्यों सिद्ध हो रहा है। अरे यार देखो यहाँ देख सकते हो डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल एक्स दोनों जीरो हैं, यानी कि v की वैल्यू कांस्टेंट है। क्योंकि भैया अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे वो तभी जीरो आएगा। यानी कि यहाँ से ये लाइन क्लियर हो रही, डेल वी ओवर डेल वाई बराबर जीरो और डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर जीरो, से ये चीज सिद्ध हो रही है कि भैया v भी कांस्टेंट है। क्योंकि भैया कांस्टेंट राशि का ही डेरिवेटिव जीरो आ सकता है, कांस्टेंट राशि का ही डेरिवेटिव जीरो आ सकता है। यानी कि फंक्शन बनता किस किस से मिलकर है, फंक्शन बनता है u से मिलकर और v से मिलकर। हमने केवल u को कांस्टेंट माना था, और देखो अपने आप यहाँ पर v भी कांस्टेंट निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर v कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा। यानी कि v भी कांस्टेंट है, वो इसीलिए उसका डेरिवेटिव जीरो है। देखो कहानी पल्ले पड़ गई, ठीक। तो हम लिख देंगे हियर इज क्लियरली दैट, हियर इट्स क्लियरली दैट, क्या दैट भैया, v इज ऑल्सो कांस्टेंट। v कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखो u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट, यहाँ पर लेट कर लिया मैंने, लेट v बराबर की कांस्टेंट होगा c2। अब देखो फंक्शन का निर्माण करते हैं, एफ जेड का निर्माण मैंने किया, उसमें क्या क्या होता है, u और v होता है। u मैंने माना c1 प्लस का i c2, लो भैया पूरा फंक्शन कांस्टेंट आ गया, हैंस प्रूव्ड भैया एफ जेड इज ऑल्सो कांस्टेंट। होगा बात पल्ले पड़ रही है, भेजे में घुस गई दिमाग, अरे बात भेजे में घुस गई कि नहीं, देखो राइटिंग मत जाना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको संग संग फील करो, अपनी भाषा में नोट करना। देखो बात भेजे में घुस गई है, बात घुस गई, फीलिंग आ गया, मजा आया, लिख देंगे भैया हैंस प्रूव्ड दैट गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है भैया, गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, यहाँ बन नहीं पा रही है, लेकिन मैंने समझाने का बखूबी प्रयास किया है। एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसको प्यार से दोबारा पढ़ो, देखो मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार समझाऊंगा, जब तक क्लियर नहीं होगा समझते रहो। देखो अब आराम से समझते, देखिए क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि भैया मान लो एफ जेड जो का एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ से दिमाग में बत्ती जलती है, भैया वो चीज़ फंक्शन एनालिटिक तभी हो सकती है जब उसमें CR कंडीशन होल्ड करेंगी। और याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कभी जो कंटिन्यूस वाली कंडीशन है ना, उसका कोई रोल नहीं होता है, केवल CR क्वेश्चन का रोल होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में पल्ले पड़ गया कहानी। अब क्वेश्चन किससे पहचानोगे, प्रैक्टिस से आएगा, टेंशन क्या को लेते हो। ठीक है, तो भैया इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। फिर हमसे ये और कह रहा है कि अगर हम फंक्शन का कोई एक पार्ट या तो रियल पार्ट उठा लें या इमेजिनरी पार्ट उठा लें, अगर हम उसको कांस्टेंट कर दें तो इसकी क्या गारंटी है कि भैया जो उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी या रियल में से हमने कोई भी उठा लिया, जो बचा कुछ है वो भी कांस्टेंट होगा। जब वो भी कांस्टेंट होगा तो भैया पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि पूरा फंक्शन बनता ही उन दो चीज़ों से मिलकर है यार, u और v से मिलकर के बनता है फंक्शन पूरा, दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा कि भैया हम इस पार्ट को उठा लें, इस पार्ट को उठा लें, इसको हम कांस्टेंट रख दें, तो क्या ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अरे हो तो रहा है, होगा क्या, हो गया, ये हो गया सिद्ध भैया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन को भैया रियल पार्ट को मैंने कांस्टेंट मान लिया। जब मैंने रियल पार्ट को मैंने कांस्टेंट माना तो भैया हमने CR इक्वेशन लगाई। यहाँ पे क्यों लगाई, उसने दिया है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, तो ये कंडीशन होल्ड होंगी चाहिए। जब कंडीशन होल्ड होंगी तो भैया ये चीज़ जो का जाके बराबर होगी, ये चीज़ जाके बराबर होगी। जब ये चीज़ जाके बराबर होगी तो ये चीज़ इन सब के बराबर होगी, यानी कि सब का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है।
और सबका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, उसमें v भी शामिल है, तो डेल v और डेल x भी जीरो आ रहा है, और डेल v और डेल y भी जीरो आ रहा है, यानी कि भैया v भी एब्सोल्युटली कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का ही डेरिवेटिव जीरो आता है। जो बात अब हजम हो चुकी है, हजम हो गई। फटाफट से इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। अगर इसमें कोई डाउट बचाना है आप तो नीचे कमेंट कर देना है ना, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए अलग है। तो चलिए फटाफट इसको रफ करते हैं, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया 21 नंबर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, सो दैट एफ जेड बराबर आर ई जेड का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि यू कह रहा है। घबरा मत जाना पेपर में देख के, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मैंने बखूबी तरीके से क्लियर कराए हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे सारे लेक्चर को यार कंटिन्यू तरीके देखा करो। ये नहीं है कि एक देख लिया पे छुट्टी मार दी, नहीं, कंटिन्यूस वे में देखोगे मेरा कंसेप्ट तभी पल्ले पड़ेगा, तभी मेरी वाली फीलिंग आपको आ पाएगी। क्या कह रहा है देखो, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इज हाउ वेयर डिफरेंशिएबल। गलत लिखा भैया, यहाँ पे लिखा होगा नो वेयर डिफरेंशिएबल इवन दो इट इज कंटिन्यूअस इन सी। अब फीलिंग कराना, देखो डिफरेंशिएबल की कंडीशन मैंने आपको भी लिखा ही नहीं है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं एक झलक में क्या रहा। देखिए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल देखिए भैया, डिफरेंशिएबल की जो कंडीशन होती है भैया वो ये होती है, ए बराबर लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो होता है एफ जेड माइनस का एफ जीरो अपॉन जेड, ठीक है। जब वो डिफरेंशिएबल होगा तो भैया कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो हम ये कैसे चेक करते हैं भैया डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ वेयर नहीं है, ये नो वेयर है। क्या है, नो वेयर डिफरेंशिएबल। थोड़ा सा मैं गलत पड़ गया, यहाँ पे नो वेयर होगा, ठीक है, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो भैया ये चीज़ काम कैसे करती है, ये चीज़ काम ऐसे करती है, मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दाग दिया, क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होते होते यहाँ पर लिमिट क्या लग रही है, z टेंड्स टू जीरो। हम जानते हैं z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्या जानते हैं हम, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि लिमिट हमारी x और y की लगेगी। तो अगर भैया इस सूत्र को लगा डाला मैंने और आंसर आते आते जो x और y वहां तक गायब है गए, जब x और y गायब है गए यानी कि इस लिमिट का कोई वजूद ही नहीं रहा और फंक्शन किसी और चीज पर डिपेंड हो गया, तो भैया वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये बात मैंने हवा में बोली है, अब देखो सब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देख सबसे पहले देखो लिखा क्या है, सॉल्यूशन। प्यार से देखना भैया, जब मैं कहूँ तब नोट करना, अभी मन नोट करना। देखो क्या लिखा है, सो दैट यहाँ पे लिखता है, देखो एफ जेड बराबर यहाँ दिया हुआ है। देखिए भैया गौर से देखिए क्या लिखा है बुक में, भैया यहाँ पे ये गलती मत कर देना। क्या हमें दिया, क्या हमें ये दिया, रियल पार्ट ऑफ जेड, नॉट एफ जेड। अगर एफ जेड कहता तो लेते हम u प्लस आई वी, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ z। तो z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो इसका रियल पार्ट x होगा। भैया गौर से, f नहीं बनी है वहां पर, रियल पार्ट ऑफ z है, गौर से पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ z। तो देखो एफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड नहीं, क्योंकि एफ जेड बराबर होता है u प्लस आई वी और z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखो लेता हूं मैं, एफ जेड बराबर क्या होता है भैया, u प्लस आयोटा v बराबर रियल पार्ट ऑफ z, क्या लेंगे, x लेंगे, x प्लस जीरो आई वाई, x प्लस जीरो आए, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो कर देंगे। इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग दोनों तरफ करेंगे तो भैया u का वैल्यू आपका कितना आया, x आया, u का वैल्यू कितना आया, x आया। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। जो x u बराबर x जो आया है, इसका जो रियल पार्ट है वो कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना, हमें ये चेक करके दिखाना, ठीक है। देखो कैसे चेक करते हैं, हमें ये दिखाना है कि ये जो चीज आई है u बराबर x केवल रियल पार्ट पे काम करना है, इसको भूल जा, इस पे काम करना है, इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर लिमिट z टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ जेड माइनस का एफ जीरो अपॉन जेड, ठीक है भैया। अब देखो इसके लिए एफ जेड का काम कौन करेगा, ये एक्स काम करेगा, कौन करेगा, एक्स काम करेगा। मैंने अभी कहा है माइनस का एफ जीरो की वैल्यू जीरो डाला बराबर जीरो हो जाएगा अपॉन जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा है, ठीक। अब हमेशा याद रखना, कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, अगर ये कंडीशन आपने फॉर्मूला लगा दिया है तो हमेशा भैया ये नीचे वाले मसाले में पाथ जरूर लगाना है, पाथ जरूर लगाना है, उसी पाथ से मालूम पड़ पाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब देखो भैया पाथ कैसे लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखिएगा, पाथ कैसे लेंगे, कुछ नहीं करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में देखेंगे एक्स और वाई की डिग्री क्या है। मुझसे कहोगे भैया 1:1, क्या डिग्री है, 1:1 इसकी डिग्री है। तो भैया जो आपका पाथ आएगा उसकी शक्ल ऐसी कुछ कुछ होगी, y बराबर
एम एक्स। कैसी शक्ल होगी? बाई बराबर एम एक्स शक्ल लेनी है। अब देखो एक्स और वाई की डिग्री 1 है तो इसके लिए पाथ जो लेंगे हम यही ले लेंगे, बाई बराबर एम एक्स। क्यों? एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, जो का बात पल्ले पड़ती है। कहते हैं यहाँ पे होती है अगर एक्स की पावर 4 और मान लीजिए यहाँ पे होती है वाई की पावर 4, यहाँ पे होती है अगर वाई की पावर 2, तो हमारे पाथ की शक्ल कैसी आती? कुछ नहीं कर, तो हमारी शक्ल कैसी आती? कुछ नहीं करेंगे, इनको रेशियो ले लो, 4:2, ये कट के देगा आपको 2:1। ठीक है, कितना देगा? 2:1, यानी कि एक्स की पावर 2 बचेगी, वाई की पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पे हम पाथ लेंगे भैया क्या? वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर। वाई की डिग्री 1, एक्स की डिग्री, दोनों का बात पल्ले पड़ रही है। अगर यहाँ पे भैया होता आपका एक्स की पावर होती 3 और यहाँ पे होती वाई की पावर, यहाँ पे अगर होती कितनी आपकी, मान लीजिए 6 होती। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो लो फटाफट से, 3:6, ये आएगा 3 बन 3 और 3 2 6, यानी कि यहाँ पे एक्स की 1 और वाई की कितनी आती है? 2। तो हम पाथ लेते भैया, कौन सा लेते भैया? पाथ लेते हम एक्स बराबर एम बाई स्क्वायर। कौन सा लेते हैं हम? एक्स बराबर एम बाई स्क्वायर या बाई स्क्वायर बराबर एम एक्स। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पर अगर बाई स्क्वायर होता तो बाई स्क्वायर बराबर एम एक्स लेते, यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पे हम एक्स बराबर एम बाई स्क्वायर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो इनकी डिग्री का रेशियो वो 1:1 है, तो यहाँ पे वाई बराबर एम एक्स ही काम करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमेशा ही पाथ लेंगे, हमेशा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसी पाथ से मालूम पड़ेगा कि क्या इसमें से एक्स और वाई खत्म हो जाएंगे या इसमें बचेंगे। देखो अभी कैसे मालूम पड़ता है, देखो पता चलेगा आपको। टेक पाथ वाई बराबर एम एक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो देखो कितना मिलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 है, x अपॉन एक्स प्लस आई एम एक्स। ठीक है, x ऊपर नीचे से कॉमन लेके इकट्ठा हो गया, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 बचा 1/1 प्लस आई एम। लो भैया, जिसका डर था वही हुआ। इस सवाल में से x और y खत्म है गए। अब जी z टेंड्स टू 0 लिमिट का काम की, इसमें मैंने क्या कहा था, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जी लगी नहीं पाएगी, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन m पे डिपेंड कर रहा है। m की वैल्यू जो होगी वही फंक्शन की रूपरेखा बदल देगी, यानी कि ये फंक्शन x और y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब मैंने हमेशा अभी बताया, मैंने अभी बताया कि नहीं बताया, अगर फंक्शन में से x और y खत्म है गए और कुछ नया चीज आ गया जिस पर डिपेंड करेगा, तो वो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। आप लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट, हैंस फंक्शन इज डिपेंड्स ऑन m, depends on m, hence is nowhere differentiable, hence it is nowhere डिफरेंशिएबल। राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन मैं बोलता हूँ प्रॉपर, आप लोग उससे लिखने का प्रयास कीजिए। पल्ले पड़ गई कहानी भैया, पल्ले पड़ गया तो को दोबारा समझ लो। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था भैया कि फंक्शन हमारा कोई एफ जेड फंक्शन है। ठीक है, हमारा कोई एफ जेड फंक्शन है जिसका हमें सिद्ध करना था कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, एफ जेड फंक्शन का रियल पार्ट ऑफ जेड भैया वो जे है। ठीक है भैया, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नो वेयर है, यहाँ पे हाउ वेयर नहीं है। ठीक है, नो वेयर डिफरेंशिएबल, तो मैंने वो फार्मूला लगाया। फिर फार्मूला भैया हमेशा यहाँ पे पाथ जरूर लेते हैं। क्या लेते हैं? पाथ जरूर लेते हैं। ठीक है, जिससे मालूम पड़ता है कि क्या ये फंक्शन वास्तविकता में किसी और पर डिपेंड कर रहा है या उसमें से एक्स और वाई बचे रहेंगे या इसमें से खत्म हो जाएंगे, इसीलिए ये पाथ लिया जाता है। पल्ले पड़ गई कहानी, रखा मैंने, चेक किया तो भैया यहाँ पे एम पे डिपेंड आया, तो भैया फंक्शन इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। लेकिन उसने एक बात और पूछी है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? तो भैया शायद आपको याद होगा, नहीं है तो दोबारा सुन लो। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम चेक करते हैं फंक्शन u और v को, क्या वो एल्जेब्रिक है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो फटाफट से u बराबर x को, u बराबर x भैया साफ साफ दिख रहा है, एक एल्जेब्रिक है। अब काफी सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा भैया ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता क्या है। समझ लो, कैलकुलेशन लेते हो। देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें अगर हम x और y बराबर 0 डाल दें तो भैया वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, कभी भी अनडिफाइंड नहीं आए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आए। 0 आ सकती है, 0 मैं मानता हूँ। यहाँ पर डाल के देख लो, u बराबर x आपका ऐसा फंक्शन है इसमें आप अगर x और y बराबर 0 डालोगे तो फंक्शन कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिखाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो याद रखेंगे, आपसे याद हो गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x और y की वैल्यू अगर हम 0 डाल के देख लें, यानी कि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन हमारा अनडिफाइन आ जाए, उस टाइप के फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गई। और समझ लो, कंटिन्यूस होगा तो हम देख के पता लगा लेंगे अगर हमारा फंक्शन एल्जेब्रिक है। ठीक है, पता लगा लें, मैं देख के साइन कॉस में है या उनके हाइपरबोलिक में है या एक्सपोनेंशियल है, तो वो ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे गिवन, यहाँ पे इट्स क्लियरली दैट, यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है ना, इट्स क्लियरली दैट u बराबर x इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूस इन सी। ठीक है, इट इज कंटिन्यूस इन सी।
राइटिंग खराब है, बार बार कह रहा हूँ मैं, जो बोलते हैं ना उससे आप लिखने का प्रयास करें। आई होप आपको क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा, फटाफट से उसको रफ करता हूँ। अगर कोई डाउट बनता है यार बेझिझक कमेंट करो, व्हाट्सएप पे पूछो यार, है ना। ठीक है, फटाफट से उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ एफ जेड बराबर यू एक्स कमा वाई प्लस आई वी एक्स कमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, आपका एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जिसके यू और वी आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन अ रेगुलर डोमेन डी, किसी डोमेन डी में, डोमेन में बताया था ना क्या होता है, एक निश्चित हमारे पास एक सिलेक्टेड पोर्शन होगा, उस पूरे पोर्शन में ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि वो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल। सारे कंसेप्ट बीच में आपको रिवाइज कराता रहूँगा, लेकिन प्रॉपर तरीका है, आप मेरे शुरू से लेक्चर सारे देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें भैया, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। वेयर एफ डज नॉट जेड, एफ डैश जेड डज नॉट वेनिश, एफ डैश जेड डज नॉट वेनिश। इस लाइन का मतलब ये है कि इसका एफ डैश जीरो है, वो भैया डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, वो वैनिश नहीं है, यानी कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी निकलेगी। वैनिश माने गायब होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कर्व, जो यू और वी हमारे जो फंक्शन के अंदर घुसे पड़े रहते हैं, इनको इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, कर्व कहा है। क्या कहा है, कर्व कहा है। ठीक है, जिसको इसने माना है, पहले वाले को C1 माना है, दूसरे वाले को C2 माना है, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। हमें ये सिद्ध करना है कि भैया ये आपके दोनों कर्व हैं, ये ऑर्थोगोनल बना रहे हैं। ऑर्थोगोनल समझ रहे हो, ऑर्थोगोनल याद आ रहा है कुछ बीच सेकंड ईयर, भैया ऐसे कर्व जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। M1 M2 बराबर -1। कहानी पल्ले पड़ रही है, दोबारा समझो क्या लिखा है। एफ जेड कोई फंक्शन है, जिस मैंने आपको बताया था फंक्शन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, यू और वी से मिलकर बना होता है। एफ जेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एफ जेड भाई यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसके दो मसाले हैं, यू और वी हैं। उनको इसने क्या कहा है, उनको इस क्वेश्चन में कर्व बोला गया। क्या बोला गया, फैमिली ऑफ कर्व बोला गया है, जिसको इसने पहले वाले को कांस्टेंट C1 माना है, दूसरे वाले को कांस्टेंट C2 माना है। और ये फंक्शन एनालिटिक है। कैसा फंक्शन है, ये एनालिटिक फंक्शन है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो कर्व हैं भैया वो ऑर्थोगोनल सिस्टम की फॉर्मेट के हैं, यानी कि एक दूसरे को ये 90 पर कट करते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है। पल्ले पड़ी कहानी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, प्यार से सबसे पहले लिखेंगे इट इज गिवन दैट। अभी कहानी पल्ले पढ़ने वाली, कैसे क्या करने वाले हम। इट इज गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, एंड फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड फैमिली ऑफ कर्व्स कौन कौन सी हैं, यू एक्स कमा वाई बराबर C1 और वी एक्स कमा वाई बराबर C2 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है सिद्ध करो कि दोनों फैमिली ऑफ कर्व जो है क्या है भैया, वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि एक दूसरे के वो 90 पर कट करती हैं, यानी कि M1 M2 बराबर -1। ऑर्थोगोनल कहीं कह दे, ये कंडीशन हमेशा याद रखो। पल्ले पड़ गया। अब कुछ कुछ याद रहा होगा इंटर से कि M1 M2 क्या था। M1 M2 भैया वही था जो तुम समझ रहे हो। M1 M2 भैया वही है dy/dx। कहानी खत्म। इतना पल्ले पड़ गया, बहुत है। अब देखो हमें यहाँ से जुगाड़ करनी है dy/dx की। ठीक है, अब देखो u एक फंक्शन है तो उसका हम डिफरेंशियल करने वाले हैं, डिफरेंशियल। इसका भी डिफरेंशियल करेंगे, दोनों को एक साथ साथ करूंगा मैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए कैसे करेंगे, डेल u ओवर डेल x इंटू में dx प्लस का डेल u ओवर डेल y इंटू में dy बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू में dx आएगा प्लस का डेल वी ओवर डेल y इंटू में dy आएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भैया dy/dx की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें जरूरत क्या है कि हमें ये लाइन लेकर के आनी है यार, M2 M1 M2 बराबर -1। बस हमें यही करना है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ऑर्थोगोनल कह दे, ये लाइन हमें चाहिए, M1 M2 बराबर -1। एक दूसरे को 90 पर कट करेंगी तो M1 M2 बराबर -1। ठीक है, कहानी पल्ले पड़ रही है। और M1 M2 होता है dy/dx, यानी कि हम दोनों में से dy/dx निकालेंगे, फिर अपना आगे काम करेंगे। देखिएगा, तो देखो फटाफट से यहाँ से मैं dy/dx की वैल्यू निकालता हूँ। डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, इंटू dx बराबर माइनस का डेल यू ओवर डेल y इंटू dy। ठीक है, अब देखो dy/dx की मुझे वैल्यू चाहिए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ भेजता हूँ मैं। तो देखो dy/dx बराबर मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल y ओवर डेल यू। कुछ कुछ ऐसी शक्ल मिलेगी भयानक सी। ठीक है, यहाँ से निकाल लो डेल y ओवर डेल एक्स, निकाल लो भैया। तो देखो डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई ओवर डेल वी। पानी पल्ले पड़ गया।
जी का कर दिया मैंने, डेल वाई आएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये आपका निकल के आ गया क्या, M1, ये निकल करके आ गया M2। ठीक, अब क्या करोगे आप लोग, M1 M2 बराबर -1 आ जाएगा। अरे नहीं आएगा यार, एक चीज मेन है वो तो खा गए तुम लोग। क्या, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। जब एनालिटिक कह रहा है वो, तो फटाफट तुरंत कूद के यहाँ सीआर इक्वेशन बोलाओ, फटाफट आएगी उसके इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट, अब भैया उसका यूज होगा, चेक, अगर उसका यूज नहीं करोगे तो ये कबू बन नहीं आएगा माइनस का। चेक कर लो, देख रहे हो कहाँ -1 आ रहा है, ये तो प्लस का हो जाएगा, गुणा करोगे तो भाई नहीं होगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, एफ जेड इज एनालिटिक। कैसा है, एनालिटिक है। अब यहाँ पर सीआर इक्वेशन होल्ड हो जाएगी, डेल ई ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल, सॉरी डेल ई ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। चाहे इसको पूरा पूरा बदल लो, चाहे इसको पूरा पूरा बदल लो, बताओ किसको बदल लें, इसको बदल लें, चलो ठीक है इसको बदल लेते हैं। M1 बराबर देखो डेल वाई ओवर डेल, ये तो छोड़ो, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का डेल ई ओवर डेल एक्स। तो देखो डेल ई ओवर डेल एक्स को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, क्या कर लिया मैंने, हाँ जी रहा, इसकी जगह पे आएगा आपका डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, डेल वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाई, माइनस चिन्ह अभी गया नहीं है। अब डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल यू कहाँ है, ये रहा, ये देखो नहीं रहा, ये तो डेल वाई ओवर डेल यू कहाँ गया, डेल वाई ओवर डेल यू ये रहा। तो देखो भैया डेल वाई ओवर डेल यू ये रहा, इसको पलट के देख लेंगे। ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये आएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी माइनस का, एक माइनस पहले से वो प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी। बस हो गया, या तो इसको बदल ले पूरा या इसको पूरा बदल लो, हमने इसको बदल लिया। अब लगा, अब आएगा आंसर, लिखते हैं इट्स क्लियरली दैट इज नाउ M1 M2। ठीक है, हम M1 M2 कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नाम दे दें इसको, इक्वेशन नंबर 1, और किसी को इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे मैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, गुणा करा दो भैया, देखो M1 M2 बराबर कितना आएगा, M1 M2 बराबर देखो डेल वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स ओवर डेल वी मल्टीप्लाई माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ से मैं, मल्टीप्लाई डेल वाई ओवर डेल वी। देखते हैं, डेल एक्स डेल एक्स कट्टा, डेल वाई से डेल वी कट्टा, डेल वी से डेल वी कट्टा, डेल वाई से डेल वी, ऐसा सब चीज़ फिनिश। लो भैया आ गया 1 M1 M2 बराबर माइनस का 1। जो को जय सिद्ध करवा रहा था, जो को बोलो रे बोलो, जय पूछा था, हो गया क्वेश्चन खत्म कहानी। हैंस गिवन कर्व्स ऑफ फैमिली, या गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स इज कैसी है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है, इज एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। राइटिंग खराब है लेकिन मैं मुंह से बोलता हूँ, उसको लिखते चले जाओ, कहानी पल्ले पड़ गई। जो का मजा आया क्वेश्चन में, मजा आया कि कठिन था ये क्वेश्चन, को समझो यार, उसको फील करो, वो कहना क्या चाह रहा है। एक बार इसको चलिए फटाफट से स्लो मोशन में समझते हैं। देखिए क्या है, हमें क्वेश्चन गिवन था, हमसे कही गई थी कि एफ जेड सिद्ध करो ये एनालिटिक, सॉरी देखिए हमें क्वेश्चन गिवन था, हमसे कहा गया था कि भैया एफ जेड आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अब भैया एनालिटिक फंक्शन है, उसके बाद हमें मालूम है कि एफ जेड जो होता है वो 2 मसालों से बना होता है, एक यू मसाला एक वी मसाला। ठीक है, तो उसने उन दोनों मसालों को भैया फैमिली ऑफ कर्व का नाम दे दिया। हम क्या करें, दे दिया तो दे दिया। ठीक है, उसको उसने C1 कह दिया, इसको उसने C2 कह दिया। फिर वो बोलता है कि सिद्ध करो भैया ये दोनों चीज़ें जो कहा है कैसी हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनल टच कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 पे कट कर रही हैं। बस हमें सिद्ध करना था। अब जहाँ बात आती है 90 पे कट करने की, तो हमारे दिमाग में बुद्धि चलती है कि हम ये BSc सेकेंड से जानते हैं क्या, M2 M1 M2 बराबर -1, ये लाइन हमें चाहिए। तो हमने भैया निकल पड़े इसकी जुगाड़ में, M1 M2 बराबर हम जानते हैं dy/dx होता है, दोनों का मैंने डिफरेंशियल कर दिया, ये वैल्यू निकाल ली। फिर हमने बुद्धि चली कि हम इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जिला नहीं मिल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो गया। तो पॉइंट जो मिस हुआ था वो ये था भैया, यहाँ पर दिया हुआ साफ साफ ये एनालिटिक है, जब एनालिटिक है तो भैया यहाँ पर सीआर क्वेश्चन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सीआर क्वेश्चन का यूज़ किया, या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो, मैंने इसको बदला और फिर मैंने गुणा किया, लो भैया बोला ना मिल गई। तो फिर हमने कह दिया गिवन फंक्शन इज, सॉरी फिर हमने कह दिया गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज ऑर्थोगोनल। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ है, पल्ले पड़ा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके 2 पार्ट वो भी पूरा पूरा कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन। यार वही बात कह रहा है यार, एफ जेड हमारा किसी डोमेन में एनालिटिक है, यानी कि एक बात क्लियर होती है यहाँ से, क्या कि सीआर क्वेश्चन इसमें घुसेगी। ठीक है, अब ऐसे ऐसे फीलिंग आएगी, चिंता काय क्यों कर रहे हो यार, अपने बुक के क्वेश्चन करना पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब और एक और चीज़ कह रहा है, एंड
इज रियल वैल्यूड फॉर ऑल जेड इन डी। ये चीज समझो, ये क्या कह रहा है, रियल वैल्यूड फॉर ऑल इन डी क्लियर होती है। पहले लिखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, बड़ा प्यार से लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, इज रियल वैल्यूड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, ये क्या है, देखो रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूड का मतलब होता है, याद कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, किसी क्वेश्चन में आ गया तो तुमको हिला देगा, ऑल जेड इन डी। इस लाइन का मतलब नोट कर लेना भैया कहीं भी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो रियल वैल्यू फॉर ऑफ ऑल जेड इन डी, इसका मतलब समझो ये होता है भैया, एफ ऑफ जेड का मॉड बराबर कांस्टेंट। ये लाइन अपने माथे पे लिख लो, ये कभी मत भूल जाना, किसी क्वेश्चन में अगर आ गया तो भैया रियल वैल्यूड फॉर ऑल जेड इन डी, इस लाइन का जो मतलब होता है मैथमेटिकल, वो ये होता है कि मॉड ऑफ एफ जेड बराबर कांस्टेंट। बस हो गया क्वेश्चन, यही इस जान थी क्वेश्चन की, यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी थी। हमसे अब क्या कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो, एफ जेड आपको कोई एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है और हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ जेड बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब उसने क्या कहा लाइन में, क्वेश्चन में, रियल वैल्यूड ऑफ ऑल जेड इन डी। काफी स्टूडेंट्स इसी लाइन को देख के चक्कर खाएंगे, ये क्या दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि भैया एफ जेड भी कांस्टेंट होगा। ये चीज हमें सिद्ध करके लेकर के आनी है। पल्ले पड़ा, हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एफ जेड बराबर कांस्टेंट, अगर भैया एफ जेड का मॉड कांस्टेंट है तो सिद्ध करो कि एफ जेड भी कांस्टेंट होगा यदि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। जो कि हिंदी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने क्रियाकलाप की ओर, देखिएगा सॉल्यूशन। देखो हमें दिया है एफ जेड बराबर कांस्टेंट, तो लो भैया हम वही चीज कर रहे हैं जो हमें दिया है, वो चीज करेंगे, हम कुछ नहीं अलग से करेंगे। कोई मैंने कांस्टेंट मान लिया सी, या सी मान लो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, याद है कि भूल गए, चलो नहीं है तो फिर दोबारा रिवाइज कर लो। देखो भैया जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी, देखो भैया एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, ठीक है, ये होता है एफ जेड बराबर। चलो यही कर देता हूँ, ठीक है, एफ जेड बराबर, चूंकि हम जानते हैं यू प्लस आयोटा वी, लेकिन भैया एफ जेड का मॉड, मापांक याद है इंटर में मापांक लेते थे भैया, वही हाइपोटेन्यूज जैसा फॉर्मेट आता था, कैसा, यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, जो का बात पल्ले बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर चूंकि दिखा देंगे तब यहाँ से निकल के आएगा क्या, कि मॉड ऑफ एफ जेड बराबर कितना ले लेंगे यहाँ से हम, रूट में यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर का के सी के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, का बात पल्ले पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मान देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब मजेदारी आएगी क्वेश्चन में। देखो अब देखो इतना काम यहाँ तक किया बहुत है, अब मैं कुछ अपने हिसाब से करूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको बाद में पल्ले पड़ेगी, अभी मैं जैसा कर रहा हूँ केवल वॉचिंग करो कैसे कर रहा हूँ मैं। देखो मैं अभी एफ जेड बना के दिखाऊंगा आपको, अभी देखना यहाँ से जो काम कर रहा है वो मेरे ऊपर है, अब मैं काम खुद करूंगा इसमें, और कैसे क्या कर रहा हूँ ये सब आपको लास्ट में खुद पल्ले पड़ेगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन विद, ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार करूंगा मैं फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले मैं एक्स के में कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे यू स्क्वायर, ठीक है, यू का हो जाएगा आपका 2u, ठीक है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस का 2v, डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर 0 है। तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस का v डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब मैं इसी लाइन का डेरिवेटिव दोबारा करूंगा y के रिस्पेक्ट में, देखो मुझे क्या मिलेगा, लिखना है यहाँ, ठीक है भैया, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। देखो मुझे मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा, 2u डेल यू ओवर डेल y प्लस का 2v डेल वी ओवर डेल y बराबर 0, यानी कि u डेल यू ओवर डेल y प्लस का v डेल वी ओवर डेल y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो अब हमें दिया क्या था, अब उस लाइन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है फंक्शन एनालिटिक है, अब फटाफट टपक पर सीआर क्वेश्चन पे। अभी देखना मैं ऐसा क्यों क्यों कर रहा हूँ, देखो सब मालूम पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हैंस गिवन दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, ये लाइन आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। देखो क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, फिर आपको पिक्सल फटेंगे, आपको वीडियो में क्वालिटी नहीं आएगी फिर, है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। देखिए गिवन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, अब क्या इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, चलो मैं इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स।
तो देखो डेल यू ओवर डेल वाई बराबर कितना आएगा, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, यानी कि मुझे मिलेगा माइनस का यू डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो देखो डेल वी ओवर डेल वाई, यहाँ से मुझे मिलेगा डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि प्लस का वी डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो देखो यार आप लोग खुद जोड़ लेना, जो मेन लाइन आएगी मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, देखिए भैया इन दोनों क्वेश्चन को स्क्वायर करके जोड़ने पर आपको जो लाइन मिलने वाली है वो ये मिलेगी, डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर बराबर 0 है। अब यहाँ पे फिर फंस गए हम, ये 0 होगा, ये 0 हो, अरे काय को फंस गए यार, इस ये तो 0 को हो ही नहीं सकता है। अरे 0 होगा ही नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो एक क्वेश्चन नंबर कहाँ से यहाँ से क्लियर हो रहा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि एब्सोल्युटली 0 ये होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है भैया, यही 0 होगा, यानी कि डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आगे के क्रियाकलाप करते हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है, देखेगा तब पल्ले पड़ेगा कहानी चल क्या रही है, मैंने ऐसा किया क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भैया हमें लेके आना है कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो कांस्टेंट है। अब वो कैसे आएगा, देखो हम जानते हैं एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आइटा वी। कितना निकाल लो, इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार, कर देते हैं ना, तो मैंने कर दिया इसका डेरिवेटिव, तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। क्यों कर रहा हूँ अभी सब मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या करो, एफ बार निकाल लो, क्या निकाल लो, एफ जेड का बार, वो आएगा आपका यू माइनस का आयोटा वी। इसका भी एक बार डेरिवेटिव कर लो, लो भैया मैंने कर लिया, तो ये आएगा एफ डैश जेड बार, ये आएगा आपका कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस का डेल आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ यहाँ से एफ जेड इंटू एफ जेड का बार। ठीक है, अब वो कितना आएगा, वो आएगा या फीलिंग करना, ए प्लस बी ए माइनस बी का करूँगा मैं, आयोटा स्क्वायर है तो -1 यानी कि प्लस कर देगा, तो आपको मिलेगा डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। कहानी मई कभी पल्ले पड़ तो रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब देखो हो गया प्रूव यार, हो गया। देखो ये लाइन एफ जेड इंटू एफ जेड वार, इसको मैं क्या कहता हूँ, याद है क्या, भूल गए, अरे याद है, कैसे भूल जाएंगे। हम लिख सकते हैं क्या कि एफ जेड के मॉड, एफ डैश जेड का जो मॉड होता है वो मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार के। जो ये बात तुम जानते हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात प्रूव कराई है, तभी तो मैंने कही थी यार शुरू से देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें आएंगी तो तुम ये कहोगे मैंने डर रख दी, इतना टाइम नहीं है यार कि मैं इन चीज़ों को बार बार प्रूव कर सकूं। पल्ले पड़ गया, अब नहीं पता तो समझ लो इसको, ठीक है, पल्ले पड़ गया। हमेशा याद रखना कि एफ डैश के मॉड के स्क्वायर को, यानी कि हम ये मैंने कहाँ से लिखा मालूम है, ये मैंने यहाँ से लिखा, एफ जेड के मॉड का स्क्वायर ये बराबर होता है एफ जेड इंटू एफ जेड बार के। ठीक है, तो फर्क यहाँ पे इतना था, यहाँ पे केवल डैश और लगा है, तो ये किसके बराबर होगा, एफ डैश जेड के मॉड के स्क्वायर के। पल्ले पड़ रही है, तो लो भैया मैंने कर दिया बराबर, लो भैया तो मैंने यहाँ पे कर दिया एफ डैश जेड के मॉड के स्क्वायर के बराबर, मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब लो भैया हो गया, इसकी वैल्यू ये 0 की मैंने समझ गया, ऐसा मैंने क्यों किया था, पूरी क्रियाकलाप ये 0 वैल्यू लाने के लिए। एफ डैश जेड का मॉड बराबर 0 आ गया, स्क्वायर पलंग भेजो तो भैया एफ डैश जेड बराबर 0 आ गया। अब मुझसे कहोगे कि एफ डैश जेड बराबर 0 आया है, हमें चाहिए कितना, हमें एफ डैश, हमें केवल एफ जेड चाहिए, ये तो डैश में आया है, अरे डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका डेरिवेटिव हटाने के लिए। लो भैया मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया, तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर से डैश हट जाएगा, तो केवल एफ जेड बचेगा, बराबर में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट आएगा। लो भैया हैंस प्रूव हो चुकी है बात, जलवा ऑन द हाउस। लो भैया आ चुका आपका एफ जेड कांस्टेंट, पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ा। देखो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एफ जेड बराबर कांस्टेंट, तो ये तरीका मुझे कैसा लगा आपको कराने का, अब की बुक में नहीं मिला गया तरीका, बड़ा जटिल तरीका, बड़ा जोरदार तरीका है। तो इस तरह से भैया हम एफ जेड के मॉड की सहायता से हम एफ जेड, अगर एफ जेड का मॉड कांस्टेंट है तो यार एफ जेड भी कांस्टेंट होता है, ये चीज़ मैंने इस तरह से प्रूफ करी है। आई होप आपको हौले सारी कैलकुलेशन मेरी पल्ले पड़ी होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने एफ जेड एफ डैश क्यों निकाले, क्योंकि मुझे बनाना क्या था, मुझे बनाना था एफ जेड, और एफ जेड बनाने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी। यहाँ पे मैं ये चीज़ लेकर के आया हूँ, ये चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए थी, तो वो चीज़ मैंने पहले यहाँ से व्यवस्था करके रख रखी थी अपने पास, तो वो चीज़ यहाँ से मैंने निकाल ली। ठीक है, फिर वो चीज़ जैसे मैंने 0 के बराबर करी, तो आप मुझसे कहोगे यहाँ पर डैश आ रहा है, अब डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, तो भैया यहाँ से डैश हट गया, तो लो भैया एब्सोल्युटली 0 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो लो भैया यहाँ पे आ चुका है, हैंस गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट। देखो बात पल्ले पड़ गई है,
पल्ले पड़ा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी होमवर्क के लिए, सेम टू सेम इसी बेस पे होंगे, नहीं आए तो फिर करा देंगे कल, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है, कल वैसे भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते चले जाओ, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या लिखा है, प्रूव दैट द रियल वैल्यूड फंक्शन। अरे फिर से मैंने कह दिया यार रियल वैल्यूड फंक्शन है, कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके दिमाग में दृश्य आना चाहिए क्या, एफ ऑफ जेड का मॉड बराबर कांस्टेंट। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन कह दे तो एफ ऑफ जेड का मॉड बराबर कांस्टेंट, तुरंत दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइदर हैज डेरिवेटिव जीरो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कह रहा है कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव बताओ, वो जीरो आएगा कि जीरो, या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे डेरिवेटिव माने जानते हो, डैश डैश। अरे जो मैंने क्वेश्चन जाई में है देखो, जी क्वेश्चन पूरा जाई में है, देख सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर वाली लाइन को देखो, ये रही एफ डैश जेड बराबर जीरो, यहाँ तक छोड़ देंगे। यानी कि इस दूसरे पार्ट में आपको पुनः यही क्रियाकलाप शुरू से करना है, शुरू से करना है, लेकिन कहाँ तक करना है, केवल उसने पूछी है डैश तक, डैश तक पूछी। क्या पूछी उसने, देखो क्या पूछी, उसने ये पूछी है कि भैया कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसका बताओ डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देख सकते हो यार, मैंने अभी ये भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है कि भैया एफ डैश जेड बराबर जीरो है। अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। यहीं तक आपको बिना देखे दोबारा पूरा करना है, पल्ले पड़ा, साथ साथ नोट करना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, बस सो ही आपके क्रियाकलाप खत्म करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13, बड़े मजेदार क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी, एफ जेड कोई आपका एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, एफ डैश जेड वैनिशेस, इसका मतलब क्या है, एफ डैश का जो डेरिवेटिव है वो जीरो दिया हुआ है, सो दैट एफ जेड इज कांस्टेंट इन डी। हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, इसका एग्जांपल से आप पता लगा सकते हो कि हमें क्या दिया है, एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि एफ जेड जब एनालिटिक है तो सीआर कंडीशन को होल्ड करेगा। देखो इसमें सॉल्यूशन देख सकते हो कैसे किया हुआ है, देखो लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, ठीक है, यू प्लस आई वी मैंने लेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखो फिर हमसे एक और चीज़ ने कही है कि एफ डैश जीरो जो का है वो हमें दिया हुआ जीरो, वैनिश का मतलब होता है जीरो, ठीक है। क्या कह रहा है, एफ डैश जेड वैनिशेस आइडेंटिकली, ये हमें जीरो के बराबर रख देना है, ठीक है। एफ डैश जेड हमें किसके बराबर रख देना है, जीरो के बराबर, ठीक। तो देखो हमें इसका यूज़ कैसे पड़ेगा, इसका यूज़ हम कर कैसे पाएंगे, इसका यूज़ देखो हम कैसे करेंगे, जो हमें एफ जेड दिया है ना, हम इसी से एफ डैश जेड निकालेंगे। अब देखो डैश है, डेरिवेटिव दो तरह से करेंगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डेली ओवर डेल एक्स प्लस का आयोटा डेली ओवर डेल एक्स बराबर है डेली ओवर डेल वाई माइनस का आयोटा डेली ओवर डेल वाई, समझ में आ रहा है। फिर देखो हमें दिया हुआ एफ डैश जेड बराबर जीरो, तो देखो दोनों डेरिवेटिव एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में मैंने किए हैं, तो एफ डैश ही ना, दोनों जीरो के बराबर कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए, ठीक है। अब जीरो के बराबर करने के बाद हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने इक्वेट किया, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो सभी की वैल्यू जीरो आ रही है, सभी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो एब्सोल्युटली ये सीआर कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे इट्स फॉलो देयर फॉर यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, हैंस एफ जेड इज कांस्टेंट। अब फीलिंग करना, देखो फीलिंग करवा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ही करना है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, यहाँ तक आपको एफ डैश जेड जीरो बराबर वाली लाइन तक आपको सिम टू सिम करना है। उसके बाद आप ऐसा नहीं करोगे, उसके बाद लिखोगे गिवन दैट गिवन फंक्शन एनालिटिक, उसके बाद आपकी सीआर कंडीशन दिखाओगे, सीआर कंडीशन दिखाने के बाद उसमें जो जीरो निकाल के लिखोगे ना, उसमें जीरो 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 आएगा। क्या क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है। तो देखो फंक्शन हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, फंक्शन बना होता है हमारा यू और आई वी से मिलकर के, ठीक है। जो उसमें सारे डेरिवेटिव जीरो आ गए, तो देखो डेरिवेटिव सारे जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें डेरिवेटिव यू का भी जीरो और वी का भी जीरो है। तो देखो यू का भी जीरो, वी का भी जीरो, तो एब्सोल्युटली भैया दोनों डेरिवेटिव जीरो कब हो रहे हैं, जब वो कांस्टेंट टर्म होंगे, यानी कि यू और भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यार मैं कल दोबारा करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इसी तरह से करना है, आपको बुक की तरह कैसे नहीं करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, एफ जेड का मॉड कांस्टेंट है, तो सिद्ध करो कि एफ जेड इज कांस्टेंट। अरे यार सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। क्या कह रहा है, एफ जेड एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हमें ये दिखाना है कि अगर भैया एफ जेड का मॉड कांस्टेंट है, यार यही बात हमें अभी मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर एफ जेड का मॉड कांस्टेंट हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड कांस्टेंट होगा, लो यार सिद्ध कर चुके हैं, लो जी आपको करना भी नहीं है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दोबारा छाप देना है। तो यार बस आज के इस वीडियो के क्रिया आपको फिनिश करते हैं। आई होप आपको यार एनालिटिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए शायद आपके ब्लड में घुल पाए हो। मैंने अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया। अगर कोई भी इसमें दिक्कत रह जाती है तो यार नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। कल मैं आपको कराने वाला स्टूडेंट्स मिलनेस मेथड और हार्मोनिक वगैरह कैसे कैसे प्रूफ करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सारे वीडियोस को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो यार बस आज की वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।